ईरान पर इजराइल और यूएस के रीसेंट अटैक से सारी दुनिया डरी हुई थी। कुछ लोग स्पेशली हिंदी न्यूज चैनल्स वर्ल्ड वॉर 3 का भी प्रेडिक्शन कर रहे थे। पर यह पहली बार नहीं है जब ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड आमने सामने है। ये दुश्मनी इससे काफी पहले से शुरू होती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाई ईरान हेट्स द वेस्ट। 16th सेंचुरी में ईरान एक शिया मुस्लिम देश बना, ऑफिशियली एंडिंग सेकुलरिज्म इन द कंट्री। तभी से यहाँ पर शाह रूल किया करते थे। नादिर शाह, जिसने दिल्ली को बहुत बेरहमी से लूटा था और उसे बर्बाद करके चला गया था, वो भी ईरान से ही आया था। नादिर शाह के मरने के बाद ईरान को कजर डायनेस्टी के शाह रूल कर रहे थे। कजर डायनेस्टी के शाह काफी कमजोर और स्मॉल माइंडेड थे, जिन्होंने ईरान की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जहाँ दुनिया मॉडर्न हो रही थी, कजर डायनेस्टी के अंदर ईरान और पीछे चला गया। कजर डायनेस्टी के कमजोर रूल की वजह से उस वक्त की दो बड़ी फॉरेन पावर्स ब्रिटेन और रशिया की नजर ईरान पर पड़ी। रशिया अपनी बॉर्डर को सेफ रखना चाहता था ईरान के एरियाज पे कंट्रोल करके, और ग्रेट ब्रिटेन सेफ एक्सेस चाहता था भारत में अपनी कॉलोनी के लिए। कजर किंग्स को इसमें अपना फायदा ही दिखा। अपनी अयाशी और लेविश टेस्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ईरान की आम जनता पर ऑप्रेसिव टैक्स लगाए, गवर्नमेंट जॉब्स को बेचा, बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी हड़प ली। जब ईरान में और पैसा नहीं बचा तो उसने फॉरेनर्स से पैसे कमाने का सोचा। उसके पहले कस्टमर्स थे ब्रिटिश। शाह ने ब्रिटेन को ईरान के राइट्स बेचना शुरू कर दिए। ब्रिटेन की कंपनीज को काफी कुछ बेच दिया गया। एक्सक्लूसिव मिनरल राइट्स ऑफ ईरान, बैंक एस्टेब्लिश करने के राइट्स, कॉमर्स के वन साइडेड और अनफेयर राइट्स, ये सब ईरान की जनता से छीन फॉरेनर्स को बेच दिया गया। ईरान की जनता इससे परेशान हो चुकी थी। ईरान में डेमोक्रेसी की पहली आवाज तब उठी जब ईरान के शाह ने ईरान की टोबैको इंडस्ट्री को सिर्फ 15,000 पाउंड्स में ब्रिटिश इंपीरियल टोबैको कंपनी को बेच दिया। अब ईरान का किसान अपनी टोबैको की फसल को सिर्फ इसी ब्रिटिश कंपनी को बेच सकता था, और ईरान के लोग सिर्फ ब्रिटिश ऑथराइज स्टोर से ही टोबैको प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे। ईरान तब भी आज की तरह एक एग्रीकल्चरल और स्मोकर्स का देश था। किसी और चीज़ से ज़्यादा टोबैको इंडस्ट्री पर लिया गया ईरान के शाह का ये एक तरफा फैसला ईरान की जनता को ईरान के शाह और फॉरेन पावर्स के खिलाफ एक कर रहा था। लोगों की मांग थी कि अब उन्हें ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए। कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार 1905 में ईरान के शाह को देश में मजलिस या फिर पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करना पड़ी। ईरान को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसमें देश में रेगुलर इलेक्शंस का प्रोविजन था। पर ईरान का शाह अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी था। उसी की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता था। देश की आर्मी भी उसके कंट्रोल में ही थी, और ईरान में अभी भी फॉरेन पावर्स का डिफेक्टो कब्जा था, क्योंकि ईरान का कोई भी शाह फॉरेन पावर्स के सपोर्ट के बिना रूल नहीं कर सकता था। रशिया का इंटरेस्ट ईरान पे कम होता चला गया, स्पेशली जब 1917 में रशिया एक कम्युनिस्ट देश बन गया। पर ब्रिटेन ईरान में अभी भी उतना ही इंटरेस्टेड था, खासतौर से अब जब ईरान में ऑयल का लार्ज डिपॉजिट मिल गया। इस ऑयल को ड्रिल करने और बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स ईरान के शाह ने ब्रिटेन की एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को बेच दिए। नो सरप्राइजेस देयर। शाह ने ये राइट्स ब्रिटेन को सिर्फ 20,000 पाउंड्स में बेच दिए थे, और इस ऑयल से जो फ्यूचर प्रॉफिट्स आने वाले थे उसमें ईरान को हिस्सा दिया गया सिर्फ 16%। ब्रिटेन ने ऑयल के साथ वही किया जो अपनी बाकी कॉलोनीज में कर रहा था, एक्सप्लॉइट। ईरान के ऑयल से वो मिलियंस कमा रहा था और बदले में ईरान को दे रहा था सिर्फ 16% का हिस्सा। इस ऑयल कंपनी को वैसे तो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी चला रही थी, पर इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा था 51%। ईरान के अबादान के डेजर्ट आइलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी चलाई जा रही थी। इस ऑयल रिफाइनरी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ब्रिटिश था, और इसमें काम करने वाले मजदूर थे ईरानी। अबादान में ब्रिटेन के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। एक पावर जनरेटिंग स्टेशन, कई सारे स्टोर्स और वर्कशॉप्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एंड इवन अ स्मॉल रेलवे। पर यह सब सिर्फ ब्रिटिश वर्कर्स के लिए था। इन सभी पर मार्क था नॉट फॉर इरानियंस। जहाँ ब्रिटिशर्स के लिए अबादान की पोस्टिंग एक जन्नत की तरह थी, वहीं ईरानी मजदूरों के लिए ये जगह एक नर्स से कम नहीं थी। ईरानी मजदूर स्लम्स में रहते थे, जहाँ सैनिटेशन तक का अरेंजमेंट नहीं था। शॉप्स, सिनेमाज, बसेस, रेस्टोरेंट्स, ईरानी वर्कर्स को कुछ भी यूज करना अलाउड नहीं था। ईरानी ऑयल का इस्तेमाल करके ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गया था। साथ ही इससे वो मिलियंस तो कमा ही रहा था, और इसके बाद भी वो ईरान की जनता के साथ रेसिज्म कर रहा था। कई सालों तक इतना अत्याचार सहने के बाद आखिरकार 1946 में अबादान के ईरानी मजदूरों ने ब्रिटिश एटीट्यूड के खिलाफ पहली आवाज उठाई। वो स्ट्राइक पर चले गए। इन मजदूरों की डिमांड सिंपल थी, बेटर हाउसिंग, डिसेंट हेल्थ केयर और ब्रिटेन का कमिटमेंट कि वो ईरानी लेबर लॉज को फॉलो करेंगे। ब्रिटेन को आदत थी किसी भी देश के आम नागरिक का विरोध झेलने की। वो भारत में भी कई सालों से ऐसा करता आ रहा था। उसने ईरानी मजदूरों की डिमांड्स को ना सिर्फ इग्नोर किया, बल्कि पैसों के बलबूते मजदूरों के खिलाफ दंगे भी करा दिए।
जिसमें कई लोगों की जान भी गई। उसने ईरान को धमकाने के लिए कि ताकि वो कभी फ्यूचर में आवाज न उठा सके, अपनी 2 वॉरशिप्स भी भेज दी कि अगर ब्रिटेन के खिलाफ ईरान ने आवाज उठाई तो ब्रिटेन उसके खिलाफ वॉर करने से भी नहीं चूकेगा। पर ब्रिटेन ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने इस अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से उसने ईरान में एक बार फिर डेमोक्रेसी की आवाज को बुलंद कर दिया। अब ईरान में रेजा शाह जैसा स्ट्रॉन्ग शाह नहीं था, उसकी जगह उसका यंग बेटा अब ईरान का शाह बन चुका था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ईरान में डेमोक्रेसी के समर्थक लोग एक बार फिर एक्टिव हो गए थे। ईरान के पार्लियामेंट मजलिस ने एक बोल्ड लॉ पास कर दिया। इस लॉ ने फॉरेन कंपनीज को ईरान में कोई भी कंसेशन देने से बैन लगा दिया। साथ ही ईरान की गवर्नमेंट को बोला गया कि वह एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी से फिर से नेगोशिएट करे और ईरान को बेटर डील दिलवाए। इस लॉ को लिखने वाले पॉलिटिशियन थे मोहम्मद मोसादे। मोसादे डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इसलिए वो ईरान के शाह रेजा शाह को पसंद नहीं थे। रेजा शाह वैसे तो ईरान के बाकी शाह से अलग थे क्योंकि उन्होंने ईरान को डेवलप करने की कोशिश की थी, पर उसके बाद भी ही वॉज अ ब्रूटल डिक्टेटर। वो मोसादे जैसे डेमोक्रेसी के समर्थक पॉलिटिशियन को अपने लिए खतरा मानते थे। मोहम्मद मोसादे का ये भी मानना था कि ईरान को सिर्फ ईरानियंस ही रूल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ब्रिटिश भी सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से मोसादे को बहुत साल तक ईरान से बाहर ही रहना पड़ा, पर बीच बीच में वो ईरान में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते रहते थे। वो अपने नॉलेज और ओरेटरी स्किल्स के लिए भी जाने जाते थे। इसी वजह से वो ईरान की जनता के बीच बहुत पॉपुलर थे। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए रेजा शाह ने इलेक्शंस में फ्रॉड करवा के उन्हें हरवा दिया था, पर अब रेजा शाह सत्ता में नहीं थे और 1943 के इलेक्शंस ईरान के पहले फेयर इलेक्शंस थे। मोसादे को ईरान में एक बार फिर डेमोक्रेसी की उम्मीद दिखाई दी, पर मोसादे जानते थे कि ईरान तब तक एक डेमोक्रेटिक देश नहीं बनेगा जब तक उस पर फॉरेन पावर्स का दखल है, नेमली ब्रिटिश एंड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। ईरान का नया शाह मोहम्मद रेजा शाह अपने पिता की तरह एक ब्रूटल डिक्टेटर तो नहीं था, पर उसका फोकस ईरान के भले के लिए भी नहीं था। वो सिर्फ इंटरेस्टेड था अपनी स्पोर्ट्स कार में, रेस हॉर्सेस में एंड वुमेन में। उसका ज़्यादा टाइम लंदन के नाइट क्लब्स में ही निकलता था और अपने शौक को कंटिन्यू रखने के लिए वो ब्रिटेन की मुट्ठी में ही था। मोसादे ने एक कमज़ोर शाह को देखते हुए ईरान की सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एक करने की कोशिश की। आपस में लड़ने की जगह इन सभी पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो अपने कॉमन दुश्मन ब्रिटेन के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ब्रिटेन से ऑयल को लेकर ईरान के लिए बेटर डील की डिमांड की। ब्रिटेन ने इस डिमांड को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अब एक बार फिर ईरान में नए इलेक्शंस थे। इस नए इलेक्शंस में मोसादे के लीडरशिप में ऑपोजिशन पार्टी के अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की। मोसादे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोसादे का पहला फैसला था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का नेशनलाइजेशन। अब ईरान का ऑयल ईरान की गवर्नमेंट के अंदर था। ईरान के लोग जहां ब्रिटेन और रशिया जैसे देशों से नफरत किया करते थे, वहीं वो यूएसए को एडमायर किया करते थे। यूएस ने भारत जैसे कई देशों के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था। यूएसए ब्रिटेन की इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ था। ईरान उम्मीद कर रहा था कि यूएसए ब्रिटेन के खिलाफ उसकी लड़ाई में ईरान का साथ देगा। यूएस गवर्नमेंट और वहां के लोगों की सिंपैथी ईरान के साथ ही थी, पर अमेरिका खुलकर ये बात नहीं बोल सकता था। उसका कारण था सोवियत यूनियन के साथ चल रही उसकी कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 सुपर पावर्स के बीच डिवाइडेड थी। एक तरफ था सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड, जिसे यूएसए लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ था कम्युनिज्म, जिसे लीड कर रहा था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अपने पड़ोसी देशों में एक के बाद एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता जा रहा था। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी माओ की लीडरशिप में तख्ता पलट कर चुकी थी। जल्द ही सोवियत यूनियन अमेरिका की तरह एक न्यूक्लियर पावर बन गया। यूएसए को सिर्फ अपने दुश्मनों के खतरे का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि इससे अपने दोस्तों का इंपॉर्टेंस भी समझ आ गया था। यूएसए अकेला कम्युनिज्म के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। उसने नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस बनाए, जिसमें उसका सबसे क्लोजेस्ट साथी था ब्रिटेन, और यूएस ईरान जैसे मामले को कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई में हर्डल नहीं बनने दे सकता था। ब्रिटेन के ईरान की तरफ अनफेयर ट्रीटमेंट को देखकर भी इग्नोर करने के अलावा प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास कोई और चारा नहीं था। वो ईरान को सिर्फ अपनी सिंपैथी ही दे सकते थे। पर हाँ, ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना जरूर किया कि वो ईरान के खिलाफ ब्रिटेन का साथ भी नहीं दे रहा था। उसने ब्रिटेन को ईरान पर अटैक करने से रोक रखा था। ट्रूमैन ने ब्रिटेन को ईरान के साथ पीसफुली डील करने के लिए कहा था। ब्रिटेन शॉक था ईरान में हुए डेवलपमेंट से। पहली बार ईरान का कोई प्राइम मिनिस्टर था जो ईरान के लोगों के लिए काम कर रहा था और ब्रिटेन के लिए नहीं। ईरान इस वक्त दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर था। यूरोप का 90% ऑयल ईरान से ही आता था, पर क्योंकि ईरान खुद कोई ऑयल टैंकर्स ओन नहीं करता था, तो अब वो ब्रिटेन की मदद के बिना ऑयल की एक बूंद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ईरान के पास ऑयल रिफाइनरी चलाने के लिए भी लोग नहीं थे, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी चलाने के लिए ब्रिटेन ने किसी भी ईरानी को कभी ट्रेन नहीं किया था। उसने ईरानीज को सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही रखा हुआ था। अब ईरान से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की कि ईरान ये ऑयल रिफाइनरीज रन ना कर पाए। उसने इंटरनेशनल कोर्ट्स में ईरान के खिलाफ केस फाइल कर दिए। उसने कहा कि ईरान के ऑयल पर ब्रिटिश कंपनी का ही हक है।
ब्रिटेन ने ईरान पर ट्रेड एम्बागोज लगवा दिए, जिससे कोई दूसरा देश भी उसकी मदद के लिए ना आ पाए। ईरान ने कई यूरोपियन देशों के टेक्नीशियंस को अपने देश में इनवाइट किया ताकि वो ऑयल रिफाइनरीज रन कर पाए, पर ब्रिटेन ने अपने यूरोपियन अलाइज पर प्रेशर डाला कि वो किसी भी टेक्नीशियन को ईरान ना जाने दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलाया गया कि ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज रन ना कर पाए। ईरान अगर किसी तरह से ऑयल प्रोड्यूस करने में कामयाब हो भी जाए तो भी ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की कि ईरान का ऑयल कोई भी ना खरीदे। उसने दुनिया भर के देशों को धमकी दी कि अगर किसी देश ने ईरान का ऑयल खरीदा तो वो उन देशों पर इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस कर देगा। ईरान में सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। ऑयल प्रोडक्शन बंद होने की वजह से और बाकी ट्रेड एम्बागोस की वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी। ईरान के लोग और गरीबी में जाते जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोसादेक पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन जानता था कि वो ज्यादा दिन तक ईरान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। ब्रिटेन में कई लोग सरकार पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो ईरान पर ऑयल के लिए अटैक कर दे, पर इस पर यूएस और ब्रिटेन दोनों में ही लिबरल गवर्नमेंट थी। यूएस में प्रेसिडेंट ट्रूमैन की सिंपैथी ईरान के साथ थी, वहीं ब्रिटेन के पीएम एटली एक सोशलिस्ट थे और उन्होंने ईरान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर ऑयल के लिए अटैक करने से साफ इनकार कर दिया। पर यह सब अब बदलने वाला था, क्योंकि ब्रिटेन और यूएसए दोनों ही देशों में इलेक्शंस होने वाले थे। ब्रिटेन में हुए इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल केम टू पावर। Winston Churchill is once again called to guide our destiny at a time of difficult uncertainty. विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन को लीड किया था और जिन्हें बाद में ग्रेटेस्ट ब्रिटेन ऑफ द सेंचुरी कहा गया, एक बहुत बड़े रेसिस्ट और सुप्रीमिस्ट थे। वो ब्रिटेन के इंपीरियलिस्ट पावर होने का आइडिया गिव अप करने को तैयार नहीं थे। चर्चिल ने भारत को आजादी देने के फैसले का खुलकर विरोध किया था और ईरान के ऑयल को लेकर भी उनका एटीट्यूड काफी अनफेयर और एक्सट्रीम था। चर्चिल ईरान के ऑयल पर फिर से हक जमाने के लिए मोसादेक को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने का प्लान कर रहे थे। वो मोसादेक को ब्रिटेन के सिर्फ ऑयल बिजनेस के लिए खतरा नहीं मान रहे थे, बल्कि वो मोसादेक को दुनिया भर में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट का सिंबल मान रहे थे, क्योंकि मोसादेक सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले हीरो बन चुके थे। उन्हें ईरान का महात्मा गांधी कहा जाने लगा था। ईरान में मोसादेक की पॉपुलैरिटी सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ उनकी लीडरशिप की वजह से नहीं थी। उन्होंने ईरान में बहुत से सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे। उन्होंने फोर्स लेबर पर बैन लगाया था, लेबर राइट्स को एस्टैब्लिश किया था, रूरल हाउसिंग, सैनिटेशन सिस्टम सुधारा था, कोर्ट्स और यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम दिया था काम करने का बिना सरकारी दखल के, वुमेन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट किया था। इन सब के ऊपर उनकी इमेज एक ऑनेस्ट लीडर की थी। मोसादेक ने अपनी पॉपुलैरिटी की वेव को देखते हुए ईरान के शाह से आर्मी की कमांड भी ईरानी गवर्नमेंट के अंदर ले ली थी। शाह मोसादेक के इस कदम से और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपनी पोजीशन को लेके घबरा गए थे। शाह को डर था कि उनकी पोजीशन अब सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगी। इससे पहले कि ब्रिटेन मोसादेक को हटाने की साजिश को अंजाम दे पाता, तेहरान में रूमर्स फैल चुके थे कि मोसादेक का तख्ता पलट करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इसे रोकने के लिए मोसादेक ने ब्रिटेन से ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और सभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को 1 महीने के अंदर ईरान से निकाल दिया। ब्रिटेन के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब वो मोसादेक के खिलाफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता था। अब अगर किसी को ये करना था तो वो है अमेरिका। मगर प्रेसिडेंट ट्रूमैन के रहते हुए यूएस को इस coup के लिए राजी करना इम्पॉसिबल था। पर प्रेसिडेंट ट्रूमैन डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में खड़े नहीं होंगे। I shall not be a candidate for re-election. I have served my country long and I think efficiently and honestly. उनकी जगह यूएस के प्रेसिडेंट बने रिपब्लिकन ड्वाइट आइजनहावर। आइजनहावर वन दिस इलेक्शन ऑन अ विगरसली एंटी कम्युनिस्ट प्लेटफॉर्म। उन्होंने वोटर्स से वादा किया था कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ यूएस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और सोवियत यूनियन से बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। आइजनहावर की एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी को देखते हुए चर्चिल ने यूएस को एक बार फिर अप्रोच किया। यूएस को अपनी पिच में ब्रिटेन ने फोकस सिर्फ कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई पर किया। उसने मोसादेक को सोशलिस्ट और सोवियत यूनियन का समर्थक बताया, इसलिए मोसादेक को हटाकर ईरान में एक एंटी सोवियत रेजिम को एस्टैब्लिश कर देना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें डिक्टेटर का साथ देना पड़े। प्रेसिडेंट आइजनहावर की टीम काफी अग्रेसिव पॉलिसी रखने वाली थी कम्युनिज्म के खिलाफ और ब्रिटेन में ईरान के coup कराने के प्रपोजल को उन्होंने काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। अमेरिका, जिसके लिए अब तक फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, वो आइजनहावर के अंडर दुनिया को सिर्फ कोल्ड वॉर के नजरिए से देखना स्टार्ट कर चुका था। मोसादेक को हटाने की जिम्मेदारी दी गई CIA को, जिसे प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने फॉर्म किया था कम्युनिज्म के बढ़ते खतरे को देखते हुए। ये CIA के लिए पहला बड़ा ऑपरेशन था। एक तरह से देखा जाए तो पहला ऑपरेशन जिसमें वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने वाले थे। सबसे पहले CIA ने ईरान के शाह को अपने प्लान में शामिल किया। ये आसान नहीं था, पर मोसादेक की बढ़ती ताकत को देखते हुए शाह भी उनसे छुटकारा चाहते थे। CIA जानती थी कि मोसादेक जैसे पॉपुलर लीडर को हटाने के लिए उसे लेजिटिमेसी का सहारा लेना पड़ेगा और इतने साल के शासन के बाद ईरान की रॉयल फैमिली वो लेजिटिमेसी होल्ड करती थी। दूसरा ये भी था कि CIA अपना नाम सामने नहीं लाना चाहती थी, इसलिए शाह को वो इस तख्ता पलट का
फेस बनाने वाली थी। ईरान से भले ही सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया गया हो, जिसमें उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर भी शामिल थे, पर उनके ईरानी एसेट्स अभी भी देश में मौजूद थे। ब्रिटेन ने ईरान में अपने एसेट्स CIA को पास कर दिए। इसका इस्तेमाल CIA ने ईरान के पॉलिटिशियंस, प्रेस, रिलीजियस फिगर्स, स्ट्रीट गैंग्स, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स एक्सेट्रा को खरीदने में लगाया। ईरान की इकोनॉमिक हालत वैसे ही खराब थी और अब CIA पैसा देकर ईरान के न्यूज़पेपर्स में PM मोसद्देक के खिलाफ आर्टिकल्स पब्लिश करवा रही थी। साथ ही ईरान के बहुत से पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाया गया। इन सभी ने पैसा लेकर मोसद्देक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ईरान में माहौल बनाया जा रहा था कि ईरान के लोग PM मोसद्देक से बहुत नाराज थे। रिश्वत लेने वाले पॉलिटिशियंस में वो भी शामिल थे जो मोसद्देक के अलायंस में थे। CIA ने मोसद्देक के खिलाफ बोलने के लिए बहुत से रिलीजियस फिगर्स को भी पैसे दिए। मोसद्देक को इस्लाम का दुश्मन बताया जा रहा था क्योंकि उन्होंने सेकुलर ईरान बनाने की कोशिश की थी। मोसद्देक पॉलिटिकली अकेले रह गए थे। इसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद रिजा शाह ने मोसद्देक को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से डिसमिस करने का फरमान जारी कर दिया और मोसद्देक के विरोधी एक आर्मी जनरल जहेदी को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेज दिया। पर मोसद्देक को इसकी खबर लग गई और उन्होंने जनरल जहेदी को ही अरेस्ट कर लिया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। मोसद्देक को लगा कि उन्होंने कूडेटा की साजिश को नाकाम कर दिया है। वो सोच रहे थे कि इस साजिश शाह ने ब्रिटेन के साथ मिलकर की है और क्योंकि अब शाह देश से बाहर थे और ब्रिटेन को वो पहले ही बाहर निकाल चुके थे, तो अब उनके खिलाफ साजिश करने वाला देश में कोई बचा नहीं है। वो पूरी तरह गलत थे क्योंकि उन्हें अमेरिका पे बिल्कुल शक नहीं था। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद CIA ने अगले दिन ही मोसद्देक को हटाने का एक नया प्लान बना लिया। इस बार उन्होंने किसी आर्मी जनरल या पॉलिटिशियन का सहारा नहीं लिया। उन्होंने इस बार मॉब की मदद ली। CIA ने पैसे देकर जहां एक तरफ मोसद्देक के विरोध में भीड़ को उतारा, वहीं दूसरी तरफ एक और भीड़ को पैसे देकर मोसद्देक के समर्थन में उतारा। इन दोनों ही मॉब को उन्होंने आपस में लड़वा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ईरान में सिविल वॉर हो रही हो। CIA ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। कई आर्मी ऑफिसर्स को खरीदकर कुछ लोगों को प्रमोशंस का लालच दिया गया। अब वो मोसद्देक के खिलाफ CIA के साथ थे। अब इन्हीं आर्मी ऑफिसर्स को मोसादे ने मॉब को कंट्रोल करने के लिए भेजा, पर क्योंकि ये ऑलरेडी CIA के हाथों बिके हुए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तेहरान में और अनाकी मचा दी। बहुत जल्दी मोसद्देक के विरोध में मॉब ने और CIA के हाथों बिके हुए आर्मी ऑफिसर्स ने तेहरान पे जगह जगह कब्जा कर लिया। उन्होंने मोसद्देक के सपोर्टर्स को तेहरान में हर जगह गिरफ्तार किया हुआ था, जिसमें से एक आर्मी चीफ भी थे। तो अब मोसद्देक किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकते थे। साथ ही CIA ने एक और चीज की। उन्होंने रेडियो के जरिए ये रूमर फैला दिया कि मोसादेक ने शाह को हटाने की कोशिश की थी, जबकि असल बात एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। अब देश भर में यह खबर फैल गई कि मोसादेक को शाह की पावर चाहिए थी। क्योंकि ईरान में इतने साल से मुनाकी थी, लोग अभी भी शाह की फैमिली की इज्जत किया करते थे और इस खबर के फैलते ही मोसद्देक की इमेज और खराब हो गई। CIA अपने मिशन में कामयाब हो रहा था। मोसद्देक के सेक्रेटरी ने एंड में एडवाइस दी कि शायद उन्हें अब बचकर निकल जाना चाहिए, पर मोसद्देक कावर्ड नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो इसी ऑफिस में मर जाना पसंद करेंगे। मोसद्देक का तख्ता पलट हो चुका था। मोसद्देक को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाने के बाद ईरान में एक बार फिर डिक्टेटरशिप आ गई। मोहम्मद रिजा शाह ने देश पर करीब 26 साल एक डिक्टेटर की तरह राज किया। शाह ने वापस फॉरेन कंपनीज को ईरान में ऑयल इंडस्ट्री चलाने की परमिशन दे दी। जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, वो अपने नए नाम से जानी जाने लगी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में से एक है। क्योंकि अमेरिका ने ही मोसद्देक का तख्ता पलट किया था, तो वो अमेरिकी कंपनियों ने भी ऑयल इंडस्ट्री पर अपना हाथ जमाया। ईरान में आखिरकार शाह की डिक्टेटरशिप से तंग आकर वहाँ एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रूल आ गया। शाह को अमेरिका भागना पड़ा। ये इस्लामिक गवर्नमेंट दुनिया की सबसे कट्टर गवर्नमेंट में से एक साबित हुई। आगे जाकर उसने बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स का साथ दिया और उसका हाथ फ्यूचर के बहुत से टेररिस्ट अटैक्स में था। दुनिया को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी मिडिल ईस्ट में कोई डेमोक्रेसी ना होने की वजह से। इस coup d'etat का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है। मोसद्देक मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी का सिंबल थे। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी से देश के लोगों का कितना भला किया जा सकता है और अगर वो अपनी गवर्नमेंट सक्सेसफुली रन कर पाते तो शायद मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी डेमोक्रेसी आ पाती। शायद अमेरिका के इतिहास का ये सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर था, क्योंकि उसके बाद उसने एक के बाद एक कई देशों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाने की कोशिश की। इससे बाकी देशों को एक और मैसेज भी गया कि भले ही आप डिक्टेटर हो, द सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड विल सपोर्ट यू। अगर आप वेस्टर्न गवर्नमेंट और उनकी कंपनी से फ्रेंडली हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपने देश में कितने बड़े डिक्टेटर हैं। इसका एक एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी देखने को मिला, जब 1971 में बांग्लादेश जेनोसाइड को इग्नोर करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। खैर, उस कहानी को कभी और डिस्कस करेंगे। ऐसी और स्टोरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।